नमस्कार, मैं एसके राजीव और इस वक्त आप पटना स्टूडियो से न्यूज बायोस्कोप की खास पेशकश देख रहे हैं। दरअसल में मैं खास पेशकश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन दिनों बिहार की राजनीति चुनावी सफर पे है। लेकिन इस चुनावी सफर के दरमियान राजधानी पटना में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जिसे सुनकर आप भी थोड़ी देर के लिए अचंभित हो जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के परिवार की, जहां पर राजनीतिक संग्राम छिड़ा हुआ है। और आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश कुंजन जी। गंगेश जी, बहुत स्वागत है आपका पटना स्टूडियो में। मुझे लगता है कि आप पहली बार पटना स्टूडियो में हम लोग बिल्कुल ये पहली बार है और चूंकि माहौल चुनावी है तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। गंगेश जी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। हालांकि पूरा बिहार इसको औपचारिक अब मान रहा है और पूरे देश की राजनीति की निगाह है इस पर कि तेजस्वी यादव यानी कि लालू प्रसाद यादव के घर में विद्रोह का बिगुल फूंक दिया गया है और बगावत एक तरीके से आप कह सकते हैं कि परिवार में छिड़ गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बगावत जानबूझ करके करवाया जा रहा है। इसकी स्क्रिप्ट पटकथा जो है वो पहले लिखी जा चुकी है। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि नहीं, ये सत्ता पक्ष की साजिश है और उस साजिश में पहले तेज प्रताप यादव फंसे और अब लालू प्रसाद यादव की सबसे चहेती बेटी रोहिणी आचार्य आ गई है। देखिए, रोहिणी आचार्य का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है आज के समय, चूंकि रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से अपने पिता को अंगदान के जरिए बचाने की कोशिश की या बचाया, यह अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन हम इसको अभी तक बगावत की दृष्टि से नहीं देख सकते। अभी ये जरूर है कि किसी भी पार्टी में नेतृत्व अपना एक उसकी अपनी एक धुरी बन जाती है जिसमें दो चार लोग उसमें चले जाते हैं। अब ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य आपके ऊपर डिपेंड करता ही है। आपके इर्द गिर्द अगर ऐसे लोग शामिल हैं जो आपका कनेक्शन करवाएं, आपका विस्तार करें, लोगों तक आपको पहुंचाएं, तो फिर वो आपके लिए बहुत अच्छा है, वरदान है। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द वो लोग जमा हो जाते हैं जो आपको बाकी लोगों से काट दें, तो वहां आपकी परेशानी शुरू होती है। जब से मैं आया हूं तब से इसकी चर्चा बहुत ज्यादा है, पूरे बिहार में है कि तेजस्वी यादव के आसपास के जो लोग हैं वो उन तक लोगों को पहुंचने नहीं दे रहे हैं। भीड़ पहुंच रही है, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, उनके हाथ में झंडे हैं, लोगों में उत्साह है, उनके समर्थक सड़कों पर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव तक पहुंच किसकी है? दो नजरिया है इसको देखने का। एक नजरिया यह है जो आप समर्थक के नजर से देखते हैं और एक नजरिया वो है जो तेजस्वी देख रहे होंगे या उन्हें दिखाया जा रहा होगा। जो तेजस्वी को दिखाया जा रहा है, आपत्ति सिर्फ उस पार्ट में है, उनके परिवार में आपत्ति सिर्फ उस पार्ट में है जो तेजस्वी को दिखाया जा रहा है। तेजस्वी को जो बताया जा रहा है या तेजस्वी जिस रूप में अपने लोगों को सामने लेकर आ रहे हैं, वो एक समस्या बन रही है। और अगर ये बात पहले कहां से शुरू हुई, जब मैं पिछले 10 दिनों से, अगर मैं यहाँ हूँ 10-12 दिनों से, तो अब आपसे मिलने वाले लोग कौन लोग थे जो कैंडिडेचर के लिए ट्राई कर रहे थे? उनका कहना था कि उनसे मिलने नहीं दिया जाता। कुछ लोग ऐसे फिर मिले जो उनके नेता थे, उनका भी कहना था कि उनसे मिलना मुश्किल है। कुछ पत्रकार मिले जिनका कहना था कि 1-2 रास्ते ही हैं उन तक पहुंचने के लिए। अब वो दायरा थोड़ा और संकुचित हो गया। अब परिवार वालों को भी उनके नजदीक के लोगों पर आपत्ति है और जो लोग आगे बैठे हुए थे, जिसका बहुत स्पष्ट उल्लेख किया है रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स में, उसको लेकर सवाल खड़ा किया। तो ये होना था। ये अगर परिवार, देखिए, ये मानना पड़ेगा कि क्षेत्रीय दल अगर आगे बढ़ते हैं तो उनके पीछे लेगेसी होती है। आप लालू प्रसाद यादव इतने बड़े नाम हैं बिहार में कि उनकी लेगेसी को कोई तो लेकर आगे जाएगा। तो पहली समस्या खड़ी हुई जब तेजस्वी और
तेज प्रताप दोनों पैरेलल खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज प्रताप फिर किनारे कर दिए गए या कन्विंस किया गया नेतृत्व को, और इस नेतृत्व में और कौन लोग हैं उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तेज प्रताप कुछ अपनी गलतियों से और कुछ उन लोगों के द्वारा जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया चीजों को, उसकी वजह से तेज प्रताप किनारे हो गए। अब तेज प्रताप आगे किस तरह से फिर पार्टी में मिलते हैं नहीं मिलते हैं वो अलग एक कहानी होगी। कांग्रेस जी आज तेजस्वी ने क्लियर कर दिया है कि तेज प्रताप यादव को आरजेडी से किसी भी कीमत पे टिकट नहीं दिया जाएगा, और जहां से वो चुनाव लड़ेंगे वहां पर जो आरजेडी का कैंडिडेट होगा तेजस्वी यादव उसके पक्ष में प्रचार करने जाएंगे। नहीं, वो उनका कहना है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन तेज प्रताप जीतने के बाद वो तेजस्वी के साथ आएंगे या नहीं आएंगे, स्वाभाविक है। अभी तक का उनका रुख देखकर नहीं लगता है कि वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे या जेडीयू के साथ चले जाएंगे, ऐसा लगता नहीं है। तो मैं इस रूप में आ रहा हूं कि परिवार जिन मुद्दों पर अब बंट रहा है वो दरअसल परिवार के लोगों के बीच का मामला नहीं है, ये परिवार के बाहर के उन लोगों के बीच का मामला है जिनको एक पक्ष अपने नजदीक बुला लेता है और दूसरा पक्ष को लगता है कि वो हमारे बीच में आ रहे हैं। तो ये जो संवादहीनता है, और ऐसे समय में जबकि मेरे ख्याल से तेजस्वी अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव लड़ रहा है, यहां से बहुत कुछ तय होना है। देखिए, ये निर्णायक है, ये चुनाव इसलिए निर्णायक है कि जो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होना है सत्ता, वो इसी चुनाव के बाद होना है। वो चाहे चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, या कोई जो भी नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, या बीजेपी का कोई नेता हो, जो भी है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होना है। पीके भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो सबको ये लग रहा है कि चूंकि अब सत्ता सैचुरेट हो गई वहां पे, उन जगहों पे लालू प्रसाद यादव वापस एकदम खुले रूप से राजनीति में नहीं आएंगे। तो अब जो है उनका स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है। नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों से भी चर्चा में है, और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि पूरा एक टर्म वो उस तरह से निभा पाएंगे चीजों को, जो उनके स्वास्थ्य को देखकर लगता है। अगर भगवान करे उनका स्वास्थ्य और अच्छा हो जाए और आगे भी वो कंटिन्यू करें, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो मेरा मानना है कि जो अगली पीढ़ी को सत्ता जाना है वो इसी रास्ते से, इसी चुनाव से, 2025 के चुनाव से होकर जाना है। और ऐसे में अगर लालू प्रसाद यादव के कुनबे में आपस में भाई बहन के बीच में कोई बात निकल कर आती है तो ये विचारणीय है, और मुझे लगता है प्रोएक्टिव होना चाहिए राजद को। इसमें कुछ न कुछ रास्ते निकालना चाहिए, चूंकि ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है राजद के लिए। ये महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए भी है कि कांग्रेस ने एक तरह से कांग्रेस की जो कोशिश रही है वो अपना पैरेलल एक कुछ लेकर चल रही है इस प्रदेश में, वो भी उसको देखना है। तो आने वाले समय के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार के इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव का जो भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उनके पीछे पूरी ताकत लगे। अगर ये ताकत कहीं से भी टूटती है तो सत्ता बहुत दूर की बात है। नहीं, आपको लगता नहीं है कांग्रेस जी कि जिस तरीके से तेज प्रताप का जो रुख है वो कंप्लीट बागी का है? उन्होंने कई बार कहा है कि भाई परिवार में एक जयचंद आ गया है बाहर से जो परिवार को तोड़ रहा है। कल तक रोहिणी आचार्य चुप थी, रोहिणी आचार्य ने तेज प्रताप का समर्थन नहीं किया था, लेकिन रोहिणी आचार्य का लगातार ट्वीट आ रहा है। वो अब ये कह रही हैं कि भाई जिस सीट पर मेरे पिताजी बैठते थे, जिस सीट पर मेरा भाई तेजस्वी बैठता था, उस सीट पर कोई और बैठ रहा है। इनको वो इशारा कर रही हैं खुल करके अब कि भाई परिवार का मुखिया जो है उसको वहां से हटा करके अब दूसरा व्यक्ति उस पर काबिज हो रहा है। आपको लगता नहीं है कि चुनाव के ठीक पहले परिवार में इस तरीके का, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रिवोल्ट होना, ये पार्टी के लिए, परिवार के लिए शुभ संकेत? अब देखिए, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर रिवोल्ट क्यों हुआ? राजनीति में संकेतों में बहुत बातें कही जाती हैं। ये निश्चित रूप से जिनको बिठाया गया है उनको लेकर परिवार में किसी न किसी तरह की बात रही होगी, और ये परिवार के लोगों को मैसेज देने के लिए
कि वो आदमी कितना इंपॉर्टेंट है, उनको उस सीट पे बिठा दिया गया। ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर तेजस्वी ने अनजाने में उनको बिठाया है तो इसका मतलब अभी इमेच्योरिटी है। ये बहुत पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं मानी जाएगी। अगर परिवार के लोगों को किसी, चूंकि जो बातें अभी सतह पे आ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि ऑल ऑफ ए सडन ही आई होंगी। कुछ ना कुछ बात रही होगी परिवार के बीच में, कुछ ऐसी बात हुई होगी पहले से, नहीं तो अचानक रोहिणी आचार्य को क्यों लगा। तो ये बात पहले पारिवारिक स्तर पर रही होगी, तब ये सामने प्लेटफॉर्म पर आई है। तो अगर ये मैसेज देने की कोशिश की गई तेजस्वी यादव द्वारा, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी चीजों पर बहुत प्रतिबद्ध है, वो कमिटेड है कि ये आदमी जो हमारे साथ है, हमारा उस पर पूरा फेथ है। ठीक है, तब एक अलग लड़ाई होगी, तब फिर अलग मुद्दा बनेगा, और फिर वो कितना नुकसान देगा उसके लिए भी उनको तैयार रहना चाहिए, या वो जो कमिटमेंट शो करेंगे उसका कितना फायदा होगा वो भी उनका होगा। जी, तेज प्रताप यादव ने अभी ट्वीट किया है और यह कहा कि अगर मेरी बहन को कोई छेड़ेगा तो फिर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। आपको लगता है कि दो भाइयों के बीच विवाद आने वाले दिनों में और ज्यादा गहरा सकता है? देखिए, विवाद का ऐसा सियासी विवाद कुछ इस तरह से होता है कि अगर आप जीत गए तो विवाद खत्म, अगर आप हार गए तो सारे विवाद सामने। तो जो जीता वही सिकंदर है। अगर तेजस्वी इन तमाम बातों के बाद भी जीत जाते हैं तो सारा परिवार एकजुट हो जाएगा, थोड़ी नाराजगी होगी, थोड़ी बातचीत होगी, बात खत्म। लेकिन अगर किसी भी तरह से पार्टी को नुकसान पहुंचा तो निश्चित रूप से परिवार में ये बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि सबको ये लगेगा कि तेजस्वी यादव ने अपने सामने किसी की बात नहीं सुनी, वो अपना राजनीतिक विवेक इस्तेमाल करते रहे और उसकी वजह से पार्टी की स्थिति जो भी हुई। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है राजद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इंटरेस्टिंग के अलावा ये है कि बहुत निर्णायक बातें हैं, इस पर सोचना होगा। मैं देख रहा हूं कि राजद, देखिए, चूंकि अभी कुछ दिनों पहले झारखंड में इलेक्शन हुआ है और हम वहां चुनाव प्रचार से पहले ही, चुनाव प्रचार के दौरान ही कई पार्टियों के नाम मैं ले सकता हूं जिनके मुख्यमंत्री घूमने लगे थे। अभी पार्टी जीती नहीं थी, सिर्फ चुनाव प्रचार चल रहा था और प्रचार में एक बढ़त दिख रही थी या बहुत एग्रेसिव प्रचार था। तो इसको देख के ऐसा लगा लोगों को कि उनकी पार्टी जीत रही है, तो उसमें अब 2-3 मुख्यमंत्री बन गए। उन मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने कार्यालय सजा लिए, उन कार्यालय के अलग अलग मठाधीश हो गए जो नेताओं और पब्लिक के बीच में दूरी बनाते गए। तो इसका बड़ा नुकसान हुआ। अभी सत्ता नीतीश कुमार के पास है, राजद को ये स्वीकार करना होगा। अभी वो जीते नहीं हैं, उनको ये दिख रहा है कि पब्लिक का सेंटिमेंट उनके साथ है, लेकिन ये उनको दिख रहा है। अभी बहुत काम बाकी है। अभी उनको जमीन पर वो जो दिख रहा है उसको जमीन पर उतारना होगा, उसको बैलेट बॉक्स में, ये ईवीएम में डलवाना होगा। ये तमाम पूरी कवायद है जो कि आसान नहीं है। तो राजद का पूरा नेटवर्क अगर पूरी ताकत से इस वक्त नहीं लगता है तो नुकसान होगा। और नेटवर्क चलाने वाला अगर लालू प्रसाद यादव के परिवार का है तो उसकी बात सुनी जाएगी, लेकिन अगर उनके परिवार के चहेते किसी का है तो उसकी बात उतनी ही सुनी जाएगी, उसमें मुझे संदेह है। जी, आखिरी सवाल है, आपको लगता नहीं है कि जो पिछले कुछ दिनों से आरजेडी के भीतर जो ये घटनाएं हो रही हैं वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि तेजस्वी के भीतर मैं की भावना आ गई है और यही वजह है कि वो पिता से, बहन से, परिवार से इतर जाकर के फैसले ले रहे हैं? देखिए, पिता से अलग तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है अभी तक, लेकिन हाँ, बहन और भाई की नाराजगी तो अब खुलकर सामने आ गई। एक बात समझना होगा कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी एक चीज है जो कि समय के साथ आती है। आप कम उम्र के होते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को गलत रीड करते हैं, बहुत सारी बातों को आप, अगर आप बहुत समझदार हैं
तो आप आगे जाकर रीड करते। अब ये देखना होगा कि इनका जो पॉलिटिकल विजन है तेजस्वी यादव का, वो कितना फार साइटेड है, कितनी दूर देख पा रहे हैं ये। अगर ये फार साइटेड है तो उनको अपने फैसले पे टिक के रहना चाहिए कि ठीक है साहब, हमने इनको बढ़ाया, अब इनसे आगे जाए। लेकिन एक सलाह यहाँ पर मेरे ख्याल से दी जानी चाहिए उनको कि अभी चुनाव हुआ नहीं है, मतदान बाकी है, मुख्यमंत्री अभी से ना बनाए। और मुख्यमंत्री का चेहरा यदि आपका है तो शायद कोई बर्दाश्त करेगा, लेकिन कई मुख्यमंत्री अगर आपकी पार्टी में बन गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यानी अंग्रेज हम ये कह सकते हैं कि तेजस्वी जी धीरे चलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। चलिए, तो आपको हमारा ये बहुत बहुत धन्यवाद गंगेश जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल न्यूज बायोस्कोप को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और तब तक के लिए अपने सहयोगी राजबल्लम के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बायोस्कोप। नमस्कार।